जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हम स्पर्श और वर्गीय व्यंजनों की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। अगर दो तक्षेपित व्यंजन हम इसमें जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 27 होती है। इनमें एक होता है कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इसके अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं वो कै, खे, गे, घे और गे। इसमें छे छे, जै झे, ये, टे ठे, डे, ढे, ने, ते थे, दे, धे और ने, पे फे, बे, भे और में। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपको हम ये करा चुके हैं कि इसको हम पंचम वर्ण, पंचम अक्षर और अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा है ये क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है यहाँ से वो बनता है ये जो चार वर्ण हैं हमारे, ये स्पर्श संघर्षी सप्रभाह वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी सप्रभाह वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे? ये होते हैं चै, छे, जय और जय। ये चारों के चारों वर्ण क्या है हमारे? स्पर्श संघर्षी सप्रभाह वर्ण। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको, ये जो वर्ण होते हैं हमारे, इनको हम कर्कश या कठोर वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कर्कश या कठोर वर्ण। कर्कश या कठोर वर्ण, इनकी भी संख्या 4 होती है। कर्कश या कठोर वर्ण के अंतर्गत जो वर्ण हमारे आते हैं वो है हमारे टे, ठे, डे और ढे। एक क्वेश्चन तो ये था अनुनासिक व जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। चै वर्ग के स्टार्टिंग के 4 स्पर्श संघर्षी सप्रभाह और टै वर्ग के स्टार्टिंग के 4 कर्कश या कठोर वर्ण। क्योंकि ये मूर्धन्य ध्वनि है, इसलिए जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से इनको कर्कश या कठोर वर्ण कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे और 5वें में परिवर्तित हो जाता है। शब्द का अर्थ बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा 5वां अपने वर्ग के पहले में परिवर्तित होता है।
कैसे परिवर्तित होगा ये देखो। जैसे यहां शब्द दे दिया वागीश, वागजाल, दिग्दर्शन और दिग्गज, दिग्भरम। तो इनमें आपसे संधि भी पूछेगा। सबसे पहले आप उसी रूप में इनको अलग करोगे जिस रूप में ये हैं। ये वाग और ईश है, ये वाग और जाल है, ये दिग और दर्शन है, और ये दिग और गज है, और ये दिग और भ्रम है। इनमें से पहले शब्द का किसी में भी कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है। किसी भी शब्द के सही संधि विच्छेद वो होता है जहां दोनों का मीनिंग हो। जब हम संधि वाला टॉपिक करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए संधि वाला टॉपिक वर्णमाला पे डिपेंड है और उन कंडीशनों को यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है, वाक और ईश, अब दोनों का अर्थ हो गया। यहाँ पर ये वाक और जाल, यहाँ पे दिग और दर्शन, और यहाँ पे ये दिग और गज, यहाँ भी ये दिग और भरम। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या कंडीशन हुई, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित होकर एक नया शब्द बना गया। पहली कंडीशन हमारी ये थी। दूसरी कंडीशन ये 300 साल बाद जाके एक शब्द बना जिसका नाम था वागीश। इस वाले वाक का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस वाक का अर्थ होता वाणी, जो वाणी का स्वामी है वागीश। इस वाले दिग का अर्थ होता है दिशा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो दिग का अर्थ क्या, दिशा, जिसने सभी दिशाओं के दर्शन कर लिए, दिग दर्शन। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सही संधि विच्छेद ये हुआ, एक क्वेश्चन तो ये बना, और दूसरा ये बना कि यहाँ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चाहे वो प्रत्येक वर्ग के तीसरे में हमारा ये ग हो या जय हो, डे हो, दे हो या फिर बै हो, प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। अर्थात जब तीसरे और पांचवे से शब्द का अर्थ नहीं बनता तो इनका जो लीडर है, कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, वो लीडर अपना काम करता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो कंडीशन है, तीसरा किस में बदल रहा है, पहले में। ऐसे ही एक शब्द आया हमारा वांग में। वांग में कहते हैं साहित्य को। यहां पर ये क्या है, वांग और में, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वाक और में। तो सबसे पहले जो कंडीशन थी वो ये थी। दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के पांचवे में परिवर्तित हो गया। वाक, वाणी में सृष्टि करना, जो वाणी से सृष्टि करता है उसको वांग में अर्थात साहित्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लिटरेचर कहा जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में बदला, ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का पहला पांचवे में बदला। जब वो ये देगा तब हम कहेंगे पांचवा बदल गया पहले में, और जब वो ये देगा तब हम कहेंगे पहला बदल गया तीसरे में। बात एक ही है। वो ये दे के भी पूछ सकता है इससे कौन सा शब्द बनेगा, वो ये दे के भी पूछ सकता है इसका सही संधि विच्छेद बताइए क्या है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे और पांचवे में क्यों बदलता है, शब्द का अर्थ बनाने के लिए। दूसरे देखिए,
षडासन। अब यहां पर क्या कंडीशन है, षड और आनन, यहाँ पे षड और आसन, यहाँ पे षड और दर्शन, और यहाँ पे अब और ज। इनमें भी किसी का पहले शब्द का अर्थ नहीं है, इसीलिए ये किस में बदल जाएगा, षट आनन छह मुख जिसके हैं, षट आसन जहाँ छह आसन है, षट दर्शन छह दर्शन, और यहाँ अप और जय अब्ज। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे, पैफ है बे तीसरा है, क्लियर, टैट है डे तीसरा है। तो सही संधि विच्छेद ये हुआ, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, 300 साल बाद जाके एक शब्द बना सड़ानन। सड़ानन कहते हैं कार्तिकेय को, गणेश के बड़े भाई को, शिव पार्वती का जो पहला लड़का है उसका नाम है सड़ानन। ठीक है, कार्तिकेय कहा जाता है, चोरों का देवता है, रात्रि में इसकी पूजा होती है। षडासन छह आसन, एक कुर्सी, एक मेज, एक बेड, दरी, चारपाई। षड दर्शन छह दर्शन। अप कहते हैं पानी को, जय कहते हैं जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है वो कहलाता है अब्ज। तो अब्ज अनेकार्थी शब्द है, पानी में जन्म चंद्रमा भी लेता है, पानी में जन्म मछली भी लेती है, पानी में जन्म शंख भी लेता है, और पानी में जन्म कमल भी लेता है। तो अब्ज का अनेक अर्थों में हम प्रयोग करते हैं, कमल के अर्थ में, चंद्रमा के अर्थ में, मछली के अर्थ में, और शंख के अर्थ में। तो यहाँ आप पानी है जय जन्म लेने वाला, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो गया, तब जाके। समाज में पहले ये दो शब्द थे, इसका प्रयोग छह के लिए कर रहे थे, इसका प्रयोग मुख के लिए कर रहे थे। इनको आपस में मिलाया, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में बदला, और फिर ये डे और आ मिला के ये क्या बना दिया, ढा। ये डे और आ मिला के ये क्या बना दिया, ढा। ये डे ये यहाँ पे सेम हो गया, आधा है तो आधे में बदल गया, ये यहाँ पे ये बे आधा है तो आधा रहा। तो ये क्या है अपने आप में, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, रीजन क्या है। आप में से जब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे, सीक्वेंस में लॉजिकली नहीं पढ़ोगे, और आप पहले इस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हो उसको साइड में रख के नहीं चलोगे, तब तक नई चीजों से आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको नई चीज सीखनी है, वो भी लॉजिकली ना कि रटी हुई, तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक काम तो जो भी आपको आता है, ठीक है, पहले से उसको साइड में रख के चलो। दूसरा है किसी थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को ढंग से सुनो, और तीसरा रेगुलर क्लास अटेंड करो, तब चीजें जाके आप ये सब कर पाओगे। यहाँ पे भी वही कंडीशन थी और ये भी कंडीशन वही थी।
तो यहां तक चीजें क्लियर है। जगदीश और जगन्नाथ, इनकी सही संधि विच्छेद आपसे पूछेगा और कौन सा नियम लागू होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। जगत और ईश जगदीश, जगत और नाथ जगन्नाथ। क्लियर। यहां पर क्या है, तय और ई, एक व्यंजन एक स्वर। यहां दोनों के दोनों व्यंजन हैं, इसलिए दोनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के पांचवे में। तो ये कहोगे तीसरा पहले में बदल गया, या ये कहोगे कि पहला तीसरे में बदल गया, पांचवा पहले में, या फिर पहला पांचवे में परिवर्तित होकर शब्द बना। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, 300 साल बाद जाके शब्द बन गया जगदीश और जगन्नाथ। इसीलिए आज तक आपने एक भी शब्द डिक्शनरी को नहीं दिया। संसार में, इस दुनिया में, समाज में एक शब्द था जगत, दूसरा था ईश, जगत और नाथ। तो जो संसार का स्वामी है वो जगदीश कहलाया, जो संसार का नाथ है, स्वामी है, वो जगन्नाथ कहलाया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में, वही जो कंडीशन आपको बताई गई। तो इस तरीके से हमने आपको ये कंडीशन क्लियर करने की कोशिश की कि ये तीसरा किस में बदल जाता है, अपने वर्ग के पहले में। ऐसे ये पांचवा भी बदल के आपको दिखाया गया। ठीक है, ये पांचवा किस में बदल जाता है, अपने वर्ग के पहले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये बताइए इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो आप क्या करोगे, सन और मास। इसका कोई मीनिंग है नहीं, मीनिंग नहीं है तो बनाना पड़ेगा अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के पांचवे में। टैट है डेड है ने, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी। तो जिस तरीके से ये भी पहला पांचवे में बदला है, ये भी पहला पांचवे में बदला है, बदलेगा अपने ही वर्ग में, ऐसा नहीं है उसी का जो ग्रुप लीडर है वही काम करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये 5 टीचर भर्ती हो गए और उसमें ये प्रिंसिपल है पहले ही, और 4 टीचर मिल गए उसको प्राइमरी में। तो ये 4 जो टीचर ये नए आए हैं, इनमें से ये तीसरा और पांचवा जो टीचर है ये अपना काम सही से नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दूसरा और चौथा जो टीचर है तो मजे से पढ़ा रहा है, सारा सिलेबस भी पूरा कर रहा है टाइमली, लेकिन ये तीसरा और पांचवा जो है ये दूसरी चीजों में ज्यादा बिजी है। अब ये दूसरा और चौथा तो इनका काम करेगा नहीं, या तो ये काम खुद करेंगे या ये प्रिंसिपल करवाएगा, इनका जो हेड है। तो इसलिए हम ऐसा बदलते ही तीसरे और पांचवे हैं वो भी अपने वर्ग में। अब यहाँ कै वर्ग का, इस गै का और गै का काम चै वर्ग का ये ग्रुप लीडर नहीं करेगा, वो उसी वर्ग में परिवर्तित होगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन था हमारा तीसरा पांचवा कैसे पहले में बदलता है, और फिर क्वेश्चन था इस पर संघर्षी सैपरवा, कर्कश या कठोर वर्ण हम किसे कहते हैं। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। क्या बनते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला है ये अल्प प्राण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अल्प प्राण। और दूसरा जो है ये महाप्राण कहलाता है। तीसरा फिर अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है, और फिर ये वाला फिर अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण से शुरू करो, अल्प प्राण पे समाप्त। प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कि ये कै चै टै तै और पै ये अल्प प्राण है। तीसरा गै जै डै दै बै ये भी अल्प प्राण है, और ये गै ये नै नै और मैं ये भी अल्प प्राण।
अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब होता है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान कम वायु निकले, थोड़ी वायु निकले, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और वो प्रत्येक वर्ग का, प्यारे दोस्तों, एक तो होता है हमारा पहला अल्प प्राण, एक होता है तीसरा अल्प प्राण, और एक होता है पांचवा। जो ये आपस में बदलते हैं ना, तीसरा और पांचवा, पहले में वही सारे अल्प प्राण भी होते हैं स्पर्श व्यंजनों में। अल्प थोड़ा प्राण वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकले, आगे हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। कै वायु कम है, फिर कै वायु ज्यादा है, ऐसे हाथ लगाओ। ये न ज्यादा दूर होना चाहिए न नजदीक, ऐसे खोलोगे तो हवा निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये वाला हाथ का जो हिस्सा है, इसको यहाँ मुख के आगे लगाओ और उच्चारण करो। कै वायु कम आई, खे वायु ज्यादा आई, गै वायु कम आई, घै वायु ज्यादा आई, फिर गै। तो एक तो प्रैक्टिकली ये था कि इनमें से वो कुछ भी पूछेगा, चार ही तो देगा ऑप्शन में, तो उच्चारण करके देख लो किसमें वायु ज्यादा है किसमें कम है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा है ये वाला, और जो चौथा है जो सम संख्या में, 2 और 4 सम संख्या है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और जो विषम संख्या है 1, 3 और 5, वो अल्पप्राण है। और ये पांचों के पांचों, अब जब हम ये अल्पप्राण कह रहे हैं तो एक तो ये सिर्फ ये नहीं है, ये पांचों के पांचों है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर ये पांचों के पांचों है। क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, 5 ये और 5 ये, 10 तो कहलाए महाप्राण। महा मतलब अधिक, ज्यादा, और प्राण मतलब वायु। तो ज्यादा वायु जहां निकलती है वो कहलाते हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्पप्राण। आपको 3 तरीके बताए। जो विषम संख्या 1, 3 और 5 पे आते हैं वो तो अल्पप्राण है। क्लियर? और जो सम संख्या 2 और 4 पे आते हैं वो महाप्राण है। एक तरीका। दूसरा, आगे हाथ लगा के उच्चारण करो। ठीक है? जिसमें वायु कम निकले वो अल्पप्राण है, जिसमें ज्यादा निकले वो महाप्राण। दूसरा तरीका क्या है? अल्प प्राण से शुरू करो। अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। इससे भी तो आप समझ में आ सकता है। और तीसरा तरीका क्या है? एक और चौथा तरीका, कि जो आपस में पांचवा और तीसरा पहले में बदलते हैं वही अल्पप्राण कहलाते हैं, बाकी जो बच गए वो महाप्राण कहलाए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। बातों को जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान दाएं बाएं रहेगा, तब तक समस्या रहेगी। ठीक है? और ये लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपको आदत है चीजों को रजिस्टर पे लिखने की, और भर्ती होने के लिए आपके ब्रेन में परमात्मा ने फोल्डर दिए हुए हैं, हिंदी के, रीजनिंग के, जीएस के, मैथ के, साइकोलॉजी के। उन फोल्डरों को आप खाली रखे हुए हो, उसी में चीज अगर सेव करोगे लॉजिकली तो वो आपके पेपर में काम आएगी, बाकी विद्वान लेखक साहित्यकार बनने में आपकी भूमिका निभाएगी। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकले, थोड़ी वायु निकले, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। विषम संख्या 1, 3, 5 पर आने वाले अल्प प्राण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल अल्प प्राण वर्ण 5 गुणा 3 बराबर 15, क्योंकि एक उसमें 5 आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले 5, 5 10 और 5 15। 3 कौन से लिए? 3 लिए ये वाले 3, और 5 कौन से लिए? ये वाले। तो इसीलिए यहां पर ये कंडीशन देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकले वे अल्पप्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण। विषम संख्या 1, 3 और 5 होती है पर आने वाले अल्पप्राण हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं? 15। बाकी 10 बच गए, टोटल 25 होते हैं। और जब हम 2 उत्क्षेपित ताड़नजात वर्ण इसमें मिला देते हैं तो इनकी संख्या 27 हो जाती है। कौन से होते हैं ताड़नजात वर्ण? ये वाले वर्ण होते हैं। जब वो स्पर्श व्यंजनों में मिलाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 27। ठीक है, चलो जी। इसके बाद महाप्राण वर्ण। महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती हो, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती हो वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होता है। सम संख्या 2, 4 पर आने वाले वर्ण। 4th, स्पर्श व्यंजन में महाप्राण वर्णों की संख्या 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ण। मैंने ये क्यों लिखवाया? क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। निम्नलिखित में से
महाप्राण की दृष्टि से सही विकल्प बताइए कौन सा है। ठीक है, जब अंतस्थ आएंगे तो अंतस्थ की बात करेंगे। अभी स्पर्श व्यंजनों में कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, मैंने यही तो कहा आपको। टीचिंग लाइन में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? एक तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो आता है वो बिल्कुल सही है, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सीखने की कोशिश नहीं करते। अपना जो ज्ञान है ना, खुद वो दूसरे को बेफालतू देना चाहते हैं। अब मैंने तो यहाँ अंतस्थ की तो चर्चा अभी की नहीं, मैं उसके क्या कह रहा हूँ, बार बार लिखा हुआ ना, स्पर्श व्यंजन में महाप्राण वर्ण। मुझे क्या जरूरत थी स्पर्श व्यंजन लिखने की यहाँ, क्योंकि मैं केवल स्पर्श की चर्चा कर रहा हूं। अभी आप जब भी किसी भी टॉपिक को लेते हो तो उसके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हो, लेकिन रीजन क्या है, एक तो लॉजिकली नहीं जानते हो, सीक्वेंस में नहीं जानते हो, उसका कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपको नहीं पता है। और वहां से कितने तरह के क्वेश्चंस की वेराइटी बनती है ये भी नहीं पता है। और तीसरा गलती ये है कि सारी चीजों को इकट्ठा करना चाहते हो। किसी को पीएनजी चाहिए, किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी को बुक्स चाहिए, किसी को नोट्स चाहिए। पढ़ना किसी को नहीं है, चाहिए सिर्फ, ठीक है, इकट्ठी करके। जैसे बुजुर्ग आदमी जो होते हैं तो उनमें एक साइकोलॉजी का एक फोबिया होता है, ठीक है, उसको डिसऑर्डर में ही माना जाता है कि वो चीजों की गैदरिंग करने लगते हैं। बुढ़ापे में आप और हम भी करेंगे, और बिना वजह करेंगे, और वो स्वाभाविक बात है, वो साइकोलॉजिक थिंकिंग है, हमारा ब्रेन उस तरह से जो है सोचने लगता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं गली में और बाई चांस उनकी गेंद आ जाती है जो कि 5, 10, 15, 20 रुपए की है, तो बुजुर्ग आदमी ज्यादातर देखा गया है कि अपने पास रख लेंगे, गुस्से में आके बच्चों को धमका के भेज देंगे। हालांकि उस गेंद से उसको नहीं खेलना, उसके घर में जितने बच्चे सारे बड़े हैं, वो किसी के काम नहीं, लेकिन रख लेंगे अपने पास। वही काम टीचिंग लाइन के स्टूडेंट का भी हो चुका है। चीजों को इकट्ठा करना है। परमात्मा ने हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्डर दिए हुए हैं, उसमें एक हिंदी का फोल्डर है, एक मैथ का है, एक रीजनिंग का है, एक जीएस का है, बाकी साइकोलॉजी का है, इन्वायरमेंट का है। उस फोल्डर में कुछ नहीं है, सबको पता है, सारी किताबें, सारे नोट, सारी पीएनजी, सारी पीडीएफ घर रहती है। हम केवल खाली हाथ जाते हैं एडमिट कार्ड लेके पेपर देने, और वहां उस फोल्डर में जो होता है बस वही काम आता है। पढ़ के तो आप इतने जाते हो, पेपर में इतना मिलता है, इतना गलत कर देते हो, इतने पे सिलेक्शन चाहते हैं, तो होगा कहां से? समस्या यही है। कुछ का फोल्डर इतना भर चुका है, जो हम डालना चाहते हैं उसमें ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर निकल के आ रही सारी चीजें। जैसे अभी एक बच्चा, हम स्पर्श पे थे, वो अंतस्थ पे पहुंच गया, ओवरफ्लो हो गया, ज्ञान बाहर निकल के आ गया गड्ढे में से। तो इसीलिए आपको सबसे पहले पढ़ने का तरीका कौन सा सही है उस पे फोकस करना है। आज की डेट में जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं ये हार्डवर्क से नहीं हो रहे हैं, ये सच्चाई है। आपने देखा होगा आपके आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो कम मेहनत किए और फाइनली सिलेक्शन पा गए, आप उनसे ज्यादा पढ़ रहे हो। बस दोनों में अंतर आप में उनमें यही था कि उन्होंने स्मार्टनेस और प्लानिंग के थ्रू पढ़ाई की है और आपने हार्डवर्क किया है। 18 घंटे पढ़ के भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं सरकारी नौकरी ले लूंगा या ले लूंगी, ये सच्चाई है। लेकिन रीजन क्या है? बस पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ना है, इधर दाएं बाएं से भी पढ़ना है, उधर से भी पढ़ना है। आपको बनी बनाई खीर खाने की आदत पड़ गई है, अपने आप एफर्ट्स लगाने आपको नहीं आते हैं। तो सबसे पहले फोकस ये करो कि आखिरकार सिलेक्शन लेने के लिए हमारी जो योजना है वो बाकी भीड़ से किस तरह अलग होनी चाहिए। दूसरा, स्मार्टनेस क्या है? जैसे मैंने कहा कि देखो, हम जितने भी टॉपिक लेके चलेंगे वो सीक्वेंस में लेके चलेंगे। पहला टॉपिक वर्णमाला है, तो दूसरा संधि है, तीसरा उपसर्ग है, उसके बाद पर्त है, फिर वर्तनी। 5 टॉपिक जब एक साथ हम पढ़ेंगे तो जिंदगी में यहाँ से जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप कभी गलत नहीं कर सकते। उपसर्ग आपने कहीं और पढ़ लिए 10 क्लास के बाद, वर्णमाला आपने पहले पढ़ ली, संधि का भी कोई अता पता नहीं है, तो जिंदगी में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन कभी समझ ही नहीं पाओगे आप। तो ये हर चीज में है। आपके घर में शादी है तो प्लानिंग 2 साल पहले तैयार हो जाती है, कितना पैसा है, कितना खर्च करना है, कौन सी चीज कहाँ से आनी है। लेकिन जब पढ़ते हैं वहां कोई चीज नहीं है, वहां प्लानिंग नहीं है। आप कपड़े खरीदने जाओ तो भी प्लानिंग है, लेकिन पढ़ाई में नहीं है।
और फिर कहते हो सर जी हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता। वो अच्छा इसलिए नहीं आता, देखो 2-3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो चीजों को इकट्ठी करते रहते हैं, ठीक है, सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको विद्वान लेखक साहित्यकार बनना है। एक वे होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 12 घंटे 18 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बस पढ़ना है। और एक तीसरा स्टूडेंट वो होता है फाइनली जो पढ़ेगा तो कम, लेकिन सीक्वेंस में लॉजिकली ढंग से पढ़ेगा, चीजों से अपने आप को फ्री करने के लिए पढ़ेगा कि अगर मैं आज ये क्लास ले रहा हूं या ले रही हूं स्पर्श व्यंजन की, तो मुझे इस पे फोकस करना, दाएं बाएं की चीजें अपने दिमाग में नहीं आने देनी। और यहां से जिस तरह के प्रश्न, आखिरकार आप भर्ती होने के लिए पढ़ रहे हो, तो भर्ती होने के लिए जब पढ़ना होता है तो फोकस उसी तरीका होगी। यहाँ से क्वेश्चंस की वेराइटी क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, भेदों वाले, प्रकार वाले क्वेश्चन, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते विद्वान की कैटेगरी में चले जाते हैं। और यही भीड़ है टीचिंग में, टीचिंग लाइन में भीड़ भी इसी चीज की है। विद्वान ज्यादा है, फोकस करने वाले लोग कम है। चलो जी, अब ये ऐसा थोड़ा ही है कि मैं ये आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आप सोच के देखो एक बार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैक है गैग है, और ये पहली क्लास का बच्चा पढ़ता है। ये कैक है गैग है पहली क्लास का बच्चा पढ़ता है, और ये सच्चाई है। तो मैं कोई अलग से थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछने लगे घर के परिवार वाला कि आप क्या पढ़ रहे हो हिंदी में, तो आप यही तो बोलोगे कि वर्णमाला पढ़ रहे हैं, कैक है गैग। तो उनको तो शर्म आएगी, आपको ज्यादा आएगी। बोले हद हो गई, 20 साल में कैक है गैग है नहीं समझ पाए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से तो चीजें अलग हुई ना। अब उनको थोड़ा ही पता है कैक है गैग है में हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष है घोष, ठीक है, कर्कश, ये तो उन्होंने आज तक पढ़े ही नहीं है जो आपको ये कह रहे हैं कैक है गैग है। तो वो पूछ रहा है इस पर संघर्षी बताइए। आप पूछो उनको, चलो ठीक है आपको कैक है गैग आते हैं, बताओ इस पर संघर्षी से अपर वावर्ण कौन से होते हैं, ये बताइए कर्कश या कठोर वर्ण कौन से होते हैं, इनमें अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। तो कहने को तो ये कैक है गया, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे यहाँ वर्णमाला थोड़े लिखवाएगा, ठीक है। वो तो आपसे ये पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये अल्पप्राण महाप्राण के क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर। तो दोस्तों, तो ये क्या थे हमारे अल्पप्राण और ये क्या है महाप्राण। तो 10 हो गए हमारे ये, 15 हो गए हमारे ये, टोटल ये 25 होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है घोष और अघोष का। तो प्रत्येक वर्ग के पहले जो ये 2 होते हैं हमारे, ये होते हैं अघोष। ये वाला अघोष होता है, ये वाला भी अघोष होता है, और ये वाले क्या होते हैं, ये घोष होते हैं, ये भी घोष होते हैं, और ये भी क्या होता है, घोष होते हैं। तो घोष का अर्थ होता है गूंज, कंपन, वाइब्रेशन। क्लियर। घोष का अर्थ क्या होता है, गूंज, कंपन, वाइब्रेशन। जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों में वाइब्रेशन पैदा होता है, गूंज पैदा होती है, गूंज के साथ हम बाहर निकालते हैं उनको उच्चारण के दौरान, और कुछ में गूंज नहीं होती। जैसे हम कैक है का उच्चारण कर रहे हैं तो गूंज नहीं है, गे का उच्चारण कर रहे हैं तो गूंज है। अर्थात कै खे का उच्चारण करने पर हम कम समय में ही उच्चारण कर पा रहे हैं, लेकिन गे घे को हम लंबा खींच रहे हैं। जैसे चे छे हमने आराम से उच्चारण कर लिया, कोई गूंज नहीं है, लेकिन जय और जय को लंबा खींच रहे हैं। टे ठे डे लंबा खींच रहे हैं। तो यानी कि ए इसमें लगा है था जहां गूंज नहीं है, जहां वाइब्रेशन नहीं है, जहां कंपन नहीं है, उनको तो हम कह रहे हैं अघोष। और जहां कंपन है, वाइब्रेशन है, गूंज है, उनको कह रहे हैं घोष। तो प्रत्येक वर्ग के पहले दोनों अघोष हैं, यानी कि ये 10 वर्ण हो गए, और ये हमारे ये सारे के सारे, ये भी और ये भी। क्लियर। तो ये वाले भी अघोष हुए, ये वाले भी अघोष हुए, ये वाले घोष हुए, ये वाले भी घोष हैं, और ये वाले भी हमारे क्या है, घोष हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि पहले 2 अघोष और बाद के क्या हैं, घोष वर्ण। अब कोई आपसे अल्पप्राण और महाप्राण पूछे तो आप तुरंत बताओगे कि घोष वर्ण कितने हैं स्पर्श व्यंजन में, 5 × 3 = 15,
और अघोष वर्ण कितने हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में? 5 गुणा 2 बराबर 10। कौन से 10? कै, चे, टे, ते, पे, खे, छे, डे, टे, थे, फे। तो प्रत्येक वर्ग के पहले 2 अघोष और बाद के तीनों क्या कहलाए? घोष वर्ण कहलाए। तो ये थे आपके घोष और अघोष। दोबारा से फिर समझो। घोष कह रहे हैं कंपन को, घोष कहते हैं गूंज को, घोष कहते हैं वाइब्रेशन को। मेरे इस कमरे में 2 खिड़की, एक दरवाजा है। मैंने दरवाजा खोल के रखा है, खिड़कियां बंद है। अगर मैं दरवाजा भी बंद कर दूं तो मेरी जो आवाज है इस कमरे में गूंजेगी, क्योंकि हवा को रास्ता नहीं मिला है निकलने का। जब तक हवा पास होती रहेगी तब तक गूंज पैदा होगी नहीं। ऐसे ही उच्चारण के दौरान जब फेफड़े वायु छोड़ते हैं, वो वायु डायरेक्ट शरीर से बाहर आ जाती है बिना कहीं टकराए रुके, तब हम उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। और जब फेफड़ों ने वायु छोड़ी और कुछ देर तक वो अंदर घूमती रही और उसके बाद हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो उन वर्णों को हम घोष वर्ण कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब खिड़की दरवाजे बंद थे तो आवाज गूंज रही थी, और जब खिड़की दरवाजे खुल रहे थे तो हवा पास हो रही थी, तो उस समय आवाज गूंज नहीं रही थी। ऐसा ही सेम सिचुएशन हमारे शरीर के अंदर उच्चारण के दौरान होती है। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों में एयर जो है वो डायरेक्ट शरीर से बाहर आती है, वो अघोष हो जाते हैं, और कुछ में एयर घूम के अंदर ही कुछ देर ठहर के तब बाहर निकलती है। उसके साथ हम जिन वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो वो गूंज के साथ बाहर आते हैं। इसी वजह से इनको हम घोष या सघोष वर्ण भी कहते हैं। तो ये घोष या सघोष वर्ण होते हैं, और ये क्या होते हैं? अघोष। जहां गूंज नहीं है, का प्रयोग ही उपसर्ग के रूप में हम वही करते हैं जहां किसी चीज को होने से मना किया जाए। तो जहां गूंज पैदा नहीं होती है अघोष, और जहां गूंज पैदा होती है वो घोष। और घोष का ही दूसरा नाम क्या होता है? सघोष होता है। क्लियर? तो ये थे आपके स्पर्श व्यंजन, जिनको हम वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। तो आपने वर्ण के 3 भेद आपने कंप्लीट कर लिए आज। कौन कौन से भेद आपने पढ़े हैं प्यारे दोस्तों? एक तो आपने स्वर के भेद पढ़ लिए चारों के चारों, इसके बाद व्यंजन के भेद पढ़ लिए आपने 5, और उसके बाद अयोगवाह वाला मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है हमारा वर्णमाला का, और वो दूसरा सेक्शन है वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। इनमें से एक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है अकु है विसर्जीय नाम। अकु है विसर्जीय नाम कंठ। अकु है विसर्जीय नाम कंठ। तो यहां पर हमने ये ले लिया। कै वर्ग का मतलब हो गया, कु का मतलब हो गया कै वर्ग, और यहां से हमने है लिया, और इधर से हमने लिया विसर्ग, और यहां से लिया नाम वाले। ये क्या है? नाम वाले। और कंठ का अर्थ होता है गला। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि जैसे a + b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a + b स्क्वायर तो हमारा ये है। क्लियर? और a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हमारा ये यहां से लेके यहां तक है। बात तो एक ही है। या तो हम ये चीज याद रख लें, या तो हम ये चीज याद रखें, और या फिर हम इस सूत्र को याद रखें। तब हमारा काम होगा कि किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। भाई ये इसके बराबर होता है, इक्वल, ऐसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम वर्णों के उच्चारण को 3 तरीके से पहचान सकते हैं।
एक तो पहचान सकते हैं हम शीशे के सामने खड़े होके, हम ये खुद देखें कि हम कै खे गै घै का उच्चारण शरीर के किस अंग से कर रहे हैं। तो जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम ये पाते हैं कि कै खे गै घै के उच्चारण के दौरान हमारा ये जो गला है, जिसको हम कंठ कहते हैं, ये एक्टिव हो रहा है। तो इसका मतलब कै खे गै घै का उच्चारण हम तभी कर पाएंगे जब हमारा गला सही है। तो क्योंकि गले से ही वो वर्णों का उच्चारण, ऐसे ए का, आ का, है का और विसर्ग का उच्चारण भी हम इस कंठ अर्थात गले से करते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में शरीर का जो अंग इन्वॉल्व हुआ, जो अंग एक्टिव हुआ, सक्रिय हुआ, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो यहां इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हुआ? गला। कुल उच्चारण स्थान 8 होते हैं और किसी एक अंग से, शरीर के किसी एक भाग से मैक्सिमम 8 ही वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं। लॉजिकली बात देखो क्या है, वर्णों के कुल उच्चारण स्थान 8 है। जो 52 वर्ण हमने अब तक पढ़े हैं, उनको हम कहां कहां से उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण किया जाता है। तो वे 8 शरीर के अलग अलग अंग हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट हैं। और पर्टिकुलर किसी एक पार्ट, शरीर के किसी एक अंग से मैक्सिमम 8 ही वर्णों का उच्चारण हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और कै वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो कौन से हैं? कै, खे, गै, घै और गै। 1 और 5 ये 6, 7 और 1 ये 8। तो इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? गला अर्थात कंठ। वहां गला नहीं देगा आपको ऑप्शन में, वहां कंठ देगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाए? आपके कंठ से उच्चारित होने वाले। तो ये सूत्र है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि वे कौन कौन से देश हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी मिलती है, सबसे कम सीमा रेखा किसकी मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश की मिलती है, तो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे किसकी मिलती है। तो इन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आपको या तो पूरे भारत का भ्रमण करके आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, और या फिर आप मैप की नॉलेज रखोगे, मैप के आधार पे बता पाओगे। लेकिन अगर हम इसका कोई दूसरा रास्ता निकाल ले, और वो रास्ता हम इस तरीके से निकाले, बचपन MBA, तो यहां से क्या हुआ, B से बांग्लादेश हो गया, ब से बांग्लादेश, च से चीन चाइना हुआ, पै से पाकिस्तान हुआ, न से नेपाल हुआ, मैं से म्यांमार हुआ, बी से भूटान हुआ, ए से अफगानिस्तान हुआ। बात समझ में आई? तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से हमें ये पता चल गया कि ये सारे जो देश थे, ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश थे। कौन कौन से देश थे? दूसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है पहले नंबर पे, तो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चीन की है। सबसे कम सीमा रेखा मिलती है अफगानिस्तान की 7वें नंबर पर, और इसके बाद अफगानिस्तान के बाद सबसे कम सीमा रेखा मिलती है भूटान की। तब केवल 2 ही शब्दों में वे तमाम क्वेश्चन के आंसर आ गए कि कुल कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी सीमा रेखा मिलती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की मिलती है, बांग्लादेश के बाद किसकी मिलती है, सबसे कम अफगानिस्तान की मिलती है, अफगानिस्तान के बाद किसकी मिलती है सबसे कम सीमा रेखा। क्लियर?
केवल दूसरा। सेम यही तरीका, यही फार्मूला, यही पढ़ाने के स्टाइल से, विधि से हम वर्णों का उच्चारण स्थान कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से। बात समझ में आए? मैंने कहा नहीं था आप में से बहुत सारे लोग विद्वान हैं, बनना भी विद्वान चाहते हैं। अब सोनम का क्वेश्चन है सर ये भी आएगा पेपर में, मतलब जिस मुद्दे को हमने यहां उठाया है उस पे तो पहुंच ही नहीं पाए। देखो आप बुरा मत मानना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी टीचिंग लाइन में एंट्री किए हैं लेकिन उड़ जा रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितने लोग भारत में डाइट करके बैठे हुए हैं, कितने लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके सामने से 4-4 भर्ती जा चुकी है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ली। अब मैं ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये उसका रीजन यही है कि जब तक आपका व्यक्तित्व उस लेवल का नहीं बनेगा, सोच उस तरह की नहीं बनेगी, तब तक आपकी पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। दिक्कत ये है कि जब फोकस करने लगते हो तो आंख फाड़ के फोकस करते हैं कि कुछ चीज निकल ना जाए। फोकस आंखों से नहीं करना है, ब्रेन दिया है भगवान ने। तो इस चीज को केवल इसलिए समझाया गया था कि जैसे हमने बचपन एमबीए से हमने भारत के पड़ोसी देशों का पता कर लिया, सेम इसी फार्मूले से हम वर्णों का उच्चारण स्थान याद रखते हैं। ऐसे ये हो गया, कू का मतलब जिसके नीचे ये ऊ की मात्रा है उसका मतलब हो गया वर्ग। तो जब भी ये ऊ की मात्रा किसी के नीचे आएगी तो वो कहलाया वर्ग। तो ये कै वर्ग में आते हैं 5 वर्ण, इससे आ गया है, इससे आ गया विसर्ग। नाम का मतलब नाम वाले वर्णों का उच्चारण गला है। क्लियर? तो ए कै वर्ग के 5 है और विसर्ग नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कहलाया आपका? कंठ कहलाया। दूसरा क्या है? ईचु यसा नाम तालव्य। यहां से क्या आया? ई, इधर से 6 वर्ग, क्यों? क्योंकि ये मात्रा आई है होगी। यहां से ये, इधर से 6। 6 वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे? च, छ, ज, झ और ये। ई और 5 ये 6, 7 और 1 8। तो ये है आपका ये और ये है आपका से। ये नाम कॉमन है, सब में आता है। ये नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। 1, 5, 6, 7 और 1 8, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कहलाया? तालु कहलाया। जो काम बचपन एमबीए कर रहा है वही काम यहाँ ईचु यसा नाम तालव्य कर रहा है। तो एक तरीका तो आपका ये था, सूत्रों के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान याद करना। दूसरा तरीका, खुद शीशे के सामने खड़े हो और उच्चारण करके देखो कि च, छ, ज, झ का उच्चारण करते समय शरीर का कौन सा अंग एक्टिव हो रहा है। और तीसरा तरीका यह है कि एक स्टूडेंट उच्चारण करे, दूसरा उसको देखे कि ये कहां से उच्चारण कर रहा है। तो इन 3 तरीकों के माध्यम से हम वर्णों के उच्चारण स्थान को पहचान पाते हैं। तीसरा, रिटुर रसानाम मूर्धन्य। यहां से हमने क्या लिया? ये री, इसमें क्या आया है? ऊ की मात्रा। इसका मतलब क्या होता है? वर्ग। टे वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? टे, ठे, डे, ढ और न। इसके बाद में क्या आया? यहाँ रे। यहां से क्या ले लिया हमने? ये से। यहाँ क्या हो गया? नाम वाले, यानी कि री, टे वर्ग, रे और से नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। क्या हो गया? मूर्धा।
क्लियर। अब देखो, इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या था? तालव्य। और इस वाले स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। जी, वहां पे आपको वो 4 वर्ण देगा या 4 उच्चारण स्थान देगा एक वर्ण क्वेश्चन में। देखे, आप उसका खुद उच्चारण करके देखना, और शरीर के जिस हिस्से से, जिस भाग से, जिस अंग से आप उसका उच्चारण कर रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरा तरीका, फिर आप इनको याद करो। याद करने का तरीका क्या है? पहले आप इनको प्लेन पेपर पे देख के लिखो, और फिर आप एक बार बिना देखे लिखो गलत, उसके बाद तीसरी चौथी बार में अपने आप ये चीजें याद हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है लैंग्वेज में जो लर्न करनी ही है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि खुद आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाओ, आप इसमें उच्चारण करके देखो ना। आप भाई, हम तालव्य किसे कह रहे हैं? तालव्य जीभ के नीचे जो खाली जगह है उस स्थान को तालव्य कह रहे हैं। ये जो जीभ जहां जाके लगी है वो तालव्य है। और जब हम इनका उच्चारण कर रहे थे, च छ जय जय करते हो, तो देखो आपकी जीभ क्या कर रही है, बार बार उस गहराई में जा रही है। आप खुद फील करो ना उच्चारण करके। ई, जब ई कह रहे हैं तो आपकी जीभ ऐसे मुड़ गई नीचे गहराई में, और फिर जब आप कह रहे हो च छ जय जय, तो आपकी जीभ बार बार नीचे लग रही है, तो उसी स्थान को तालव्य कहते हैं। अब यहाँ पे हाथ रखो, आप ज्यादा दबाना नहीं है, और अब उच्चारण करो टे ठे डे डे, हल्के हल्के हथौड़े से लगेंगे आपके सिर में अंदर की साइड से। वो स्थान मूर्धन्य कहलाता है, जो ऊपर का स्थान है, जीभ के ऊपर जो स्थान है, ठीक है, तो वो स्थान मूर्धन्य कहलाता है आपका। तो वहां जब टे ठे डे डे का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या करती है? मूर्धन्य को स्पर्श करती है। तो ये इनके वर्णों के उच्चारण में मूर्धन्य रे। अब रे का उच्चारण करके देखो, जीभ कहाँ जा रही है? ऊपर को, रे वहां लगेगी ऊपर जाके गहराई में, ठीक है। और इसमें तालव्य में क्या लगेगी? जीभ नीचे जाके। तो जो ऊपर खाली स्पेस है वो है आपका मूर्धन्य, और जो नीचे जीभ के नीचे खाली स्पेस है वो क्या कहलाता है? आपका तालव्य। क्लियर। तो ये क्या कहलाए? आपके उच्चारण स्थान। तो कितने हो गए आपके उच्चारण स्थान? 3 हो गए, बाकी कल लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं स्टूडेंट की बात ज्यादा मानता हूँ, ठीक है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है सर जी बस अब रहने दे, ठीक है। तो शिवम पढ़ते पढ़ते थक गया है, तो आप लोगों पे ज्यादा ओवरलोड डालना नहीं है, क्योंकि अभी नजदीक आपका पेपर नहीं है। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम यहाँ हिंदी यूपी टेट और सुपर टेट के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ हिंदी से फ्री होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कोई भी आप लाइफ में एग्जाम दो, भर्ती होने के बाद भी जब आप पीआरटी बनोगे तो आप टीजीटी की तैयारी करोगे, टीजीटी के बाद पीजीटी की तैयारी करोगे। आप में से कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे, वहां भी हिंदी पूछी जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आप उस लेवल की हिंदी को यहाँ पे पढ़ो, उस चीज को सीखो कि हिंदी को दोबारा से आपको टाइम ना देना पड़े, हिंदी का रिवीजन करके आपको पेपर में ना जाना पड़े। वो मेरा मोटिव है। तो इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तमाम हमें यूपी टेट सुपर टेट का जो सिलेबस है वो तो कवर करना ही करना है। वहां से बनने वाली जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो सारी लेके चलनी है। टॉपिक को सीक्वेंस में लॉजिकली रखना है, ताकि एक बार दिया गया टाइम हिंदी से हमें जिंदगी भर के लिए फ्री करे। दूसरी बात, पीएनजी आपको पीडीएफ मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने जानबूझ के 2 क्लासेस सिलेबस पे इसीलिए लगाई ताकि आपको पता चले कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो पहले मैंने सिलेबस की क्लियरिटी की, क्वेश्चन से दिखाए आपको किस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे गए हैं, और उसके साथ फिर हमने पढ़ाना शुरू किया। अब जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी आंसर की उन क्वेश्चनों के साथ होगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना, जितने भी प्रीवियस पेपर है सुपर टेट और यूपी टेट के, वो प्रीवियस पेपर भी मैं खुद यूट्यूब पे आऊंगा और विद सॉल्यूशन वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, जिसका नाम है हिंदी बाई अरुण सर। यूट्यूब चैनल है मेरा, लगभग 2 लाख के आसपास उस पे बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, जो कि एक्टिव लर्नर हैं सारे, ऐसे नहीं है कि डेड है। मेरे पास टाइम में थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं रह पाता। तो वहां आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं हमारे सुपर टेट के, यूपी टेट के, उनकी प्रैक्टिस होगी। कुछ मॉक टेस्ट लेके आएंगे,
ठीक है। और यहाँ आपको जो पीडीएफ मिलेगी, कुछ कंटेंट की पीडीएफ होगी और कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी। इसके साथ साथ यहाँ मैं इस तरीके से थ्योरी को लेके आगे बढ़ूंगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी बुक की रिक्वायरमेंट, किसी भी पीएनजी की रिक्वायरमेंट, कहीं से भी आपको दूसरी जगह प्रैक्टिस सेट खरीदने की कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बशर्ते थोड़ा पेशेंस रखें, समय दीजिए। जैसे ही आप समय दोगे, चीजों से जैसे ही आप फ्री होगे, आप अपने आप समझ जाओगे कि काश हम पहले से इस तरीके से पढ़ लेते तो आज हमें हिंदी को वक्त ना देना पड़ता, समय ना देना पड़ता। ठीक है। हमारी भी कोशिश यही होती है, एक अच्छा टीचर तभी माना जाता है जब उसके मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन पाए। तो हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं, वो फाइनली तय होता है हमारा रिजल्ट क्या है। तो इसीलिए हमारा फोकस किसी एक बच्चे पे या 100,000 बच्चे पे नहीं होता है, हमारा फोकस होता है केवल और केवल रिजल्ट पे। और जिसकी वजह से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में पिछले 4 साल से और ऑफलाइन में पिछले 12 साल से हम अलग अलग शहरों में कंटिन्यू पढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं। और आप तमाम उन टीचरों से पढ़ रहे हो जो टीचिंग लाइन में एक नहीं बल्कि अनेक बार अलग अलग पोस्ट पे काम कर चुके हैं। कुछ सिलेक्शन जिन्होंने लिया था उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और आप लोगों को फ्री वक्त में पढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप अपने अंदर तमाम उस व्यक्तित्व को विकसित करो जो एक टीचिंग लाइन में आने के लिए हमें चाहिए। जब तक वो सोच डेवलप नहीं होगी तब तक हमारा जो पढ़ने का पर्पज है वो बदलता रहेगा। आप में से कुछ बच्चे भर्ती होने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है नौकरी की, और कुछ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पड़ोसियों ने सिलेक्शन ले लिया, उन पे प्रेशर आ गया है, और या रिश्तेदारी में से उनमें से किसी का सिलेक्शन हो गया और प्रेशर आ गया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आपको कौन सी कैटेगरी में खड़ा होना है वो तय आपको करना है कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो या फिर विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हो। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया, तो कल लेंगे फिर हम वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण विन्यास वाला टॉपिक करेंगे कंप्लीट। ठीक है। और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कल हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है। मैडम से बात करेंगे और तब बताएंगे। फिर आपकी सारी क्लासें होगी, अभी टेंशन मत लो आप। ठीक है। अभी जो क्लास हो रही है आप कंटिन्यू उसको लीजिए और फिर धीरे धीरे चीजों से आप जी हाँ, पतंजलि में यही है कि जो एक डाउट आ गया है उस डाउट को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हालांकि बाकी सब बच्चों को तो क्लियर हो गया, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये अपने आप में चय वर्ग का वर्ण है जो आज पढ़ाए थे ना, ये वाला देखो, ये चय वर्ग का वर्ण है, ये वाला, ये ठीक है। चय वर्ग का ये अंतिम वर्ण है जो पतंजलि में लगा है। ये चूंकि यहाँ पे आधा है, क्या है ये, यहाँ पे ये आधा है। ठीक है। अभी इसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुनासिक। और अनुनासिक वर्णों की एक खासियत होती है कि उनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, और अनुस्वार चिन्ह है ये। अब मुद्दा ये है कि ये पतंजलि ये वर्तनी सही है कि ये वर्तनी सही है, तो राइट आंसर ये हुआ। तो अगर दोनों वो ऑप्शन में देता है तो राइट आंसर पतंजलि ये वाला सही है। उच्चारण दोनों का सेम ही होगा, आप इस अनुस्वार के स्थान पे यही उच्चारण कर रहे हो, तो उच्चारण तो दोनों का सेम है। वर्तनी की दृष्टि से ये वाली पतंजलि सही है। क्लियर? चलो, तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।